चलिए आज बात कर लेते हैं चैप्टर 5 हीमोपोइटिक सिस्टम के बारे में। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एचएपी जो सब्जेक्ट है आपका, उसका ये चैप्टर 5 है। इससे प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखना आपको मिल जाएंगे। तो ये स्टार्ट किया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। और कोई भी फार्म का है, नर्सिंग का है, किसी भी फील्ड का मेडिकल से रिलेटेड है तो वो भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ही इससे नॉलेज मिलेगी और जो डी फार्मा वाले हैं उनकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और कहीं भी आप जैसे इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद भी ये सब चीजें पूछ लेते हैं और ये बहुत ही कॉमन होता है। तो फिर जब उस टाइम पे अगर आपको नहीं पता होगा तो बड़ा बेइज्जती सा फील होता है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे ही अच्छे से इजी फॉर्मेट में देख लेना। तो हीमोपोइटिक सिस्टम का मतलब क्या है, देखो लिखा है यहाँ पे, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है हीमो, प्लस में क्या है, पोइटिक। तो हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, और पोइटिक का मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, यानी कि कुछ बनना। ठीक है, तो किसका बनना, ब्लड का बनना। तो ब्लड का बनना ही क्या है, हीमोपोइटिक सिस्टम है। अब ब्लड क्या है, देखो ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है, तभी तो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, हर जगह पे ब्लड है। ठीक है, ब्लड के बिना तो कोई ऑर्गन आपका है ही नहीं। तो देखो पूरी जो बॉडी है उसमें कम से कम जो 5 से 6 लीटर होता है ना, वो ब्लड होता है। अगर 70 केजी का एक मैन है एडल्ट, ठीक है, तो उसमें 5 से 6 लीटर है। एज कम्पेयर टू फीमेल उनमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो बोल सकते जैसे कि 4 से 5 लीटर, है ना। तो अब देखो ब्लड प्रोडक्शन सिस्टम है ये एक टाइप का। हीमोपोइटिक सिस्टम क्या है, ब्लड प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम में ब्लड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कलेक्शन है ऑर्गन्स का, टिश्यूज का और प्रोसेस का, जो कि इन्वॉल्व हो रहा है। ये सब चीजें ऑर्गन, टिश्यू, प्रोसेस, इनकी मदद से ही क्या हो रहा है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे आरबीसीज हो गए, रेड ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। तो कंपोजिशन देखो यहाँ पे, और मैं दिखा देती हूँ, देखो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, ये डी फार्मा का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग देख रहे हो आप यहाँ पे, जो ये हीमोपोइटिक सिस्टम है और इसमें कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड है। तो हम इसी को ही पहले कवर करेंगे। ठीक है, देखो कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखें तो आप सबसे पहले एक ट्रिक से याद रखो, 55/45। तो यानी कि 55 बॉडी में जो 55% है ना, मतलब ब्लड में, वो क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा का परसेंटेज है। 45 क्या है, ब्लड सेल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड है वो हमारा किससे मिलकर के बना है, ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर के। तो इन्हीं दोनों के बारे में यहाँ पे देखना है, और फिर पूरा प्लाज्मा को यहाँ पे कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में ब्लड सेल्स को भी कवर कर लेंगे। वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, ताकि आपको यहीं पे बोलते हैं ना कि कम टाइम में ज्यादा चीजें याद हो जाए, जैसे कि प्लाज्मा के बारे में यहाँ सब पता चल जाए। फिर ब्लड सेल्स को भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखो जो प्लाज्मा है वो क्या है, हमारा 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम है। ठीक है, ये पढ़ लिया। स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, यानी कि बोलते हैं डार्क येलोइश सा इसका कलर होता है, यानी रेड, रेड भी एकदम हल्का वाला है ना, तो वही येलोइश सा चला जाएगा। ठीक है, और क्या, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। तो प्लाज्मा देखो क्या है, लिखा है यहाँ पे, ब्लड में से ब्लड सेल्स को रिमूव कर दो तो प्लाज्मा बचेगा। सीरम, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सीरम हो जाएगा। आपने सुना भी होगा सीरम, ब्लड सीरम है, तो वो यही है, उसमें प्लाज्मा में से सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव किया है। ठीक है, तो वही सीरम है। क्लॉटिंग फैक्टर्स देखो क्या होते हैं, वो ब्लड कोगुलेशन करवाते हैं, यानी कि कहीं पे ब्लीडिंग हो गई है, इंजरी हुई तो ब्लीडिंग हुई, उस खून को रोकने का काम वहां पे फिब्रिन वगैरह की फॉर्मेशन करवाएंगे। तो वही होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लड सेल्स भी देखो यहाँ पे 45% होता है ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, इराइथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट यानी व्हाइट ब्लड सेल। ब्लड सेल्स का ओरिजिन क्या है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो ब्लड सेल्स कहाँ से बने हैं, प्लूरीपोटेंट, है ना, स्टेम सेल से बने हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे और इसके बारे में।
नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से देखेंगे, पूरा हीमोपोइसिस देखेंगे, यानी कि जो ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे हो रही है, वहां पे प्लूरिपोटेंट सेल के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो अब देखो, सबसे पहले आप प्लाज्मा पढ़ रहे हैं, तो कितना कंटेंट तो आपका प्लाज्मा से ही बन जाएगा। अगर आपका एग्जाम में आता है कि कंपोजिशन बताओ ब्लड की, है ना, और फिर ब्लड सेल्स के बारे में भी बता देना। ठीक है, तो देखो प्लाज्मा दो चीज से मिलकर के बना है। एक क्या है, वाटर है, 90 से 92% इतना तो वाटर ही है प्लाज्मा में। उसके बाद डिजॉल्व सब्सटेंसेस, यानी कि जो उसमें डिजॉल्व हो रहे हैं, प्लाज्मा में घुल जा रहे हैं, है ना, वो क्या क्या है। ठीक है, वो 8 से 10% है। तो इन्हीं दोनों को ही हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो, जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है उसमें क्या क्या आ रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, हार्मोन्स है और गैसेस हैं। ठीक है, पूरी टोटल 6 इसके अंदर चीजें आ रही हैं और वाटर को मिला के 7 हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन देखें तो 7% ऑफ प्लाज्मा, यानी कि देखो 8 से 10% तो है ही डिजॉल्व सब्सटेंसेस, उसमें भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वो हो जाता है लाइट की वजह से थोड़ा, है ना, वीडियो में। तो देखो, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 7% है। ठीक है, प्लाज्मा का 7% तो यही है, और 8 से 10% तो थे डिजॉल्व में, उसमें से भी इन्होंने ले रखा है। तो और कंटेंट सोच रहे हो कि और चीजें कितनी कम प्रेजेंट होंगी। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स में भी देखो क्या क्या है, उसके अंदर है एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फिब्रिनोजन है और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। एल्ब्यूमिन में भी, एल्ब्यूमिन के बारे में देखा जाए तो क्या होता है, देखो मोस्ट एबंडेंट होता है, यानी सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन होगा प्लाज्मा प्रोटीन में इन चारों में से, और लीवर में बनता है ये। ठीक है, और फंक्शन देखो, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को और ट्रांसपोर्ट कर देता है लिपिड का और हॉर्मोन्स का। ठीक है, तो ये एल्ब्यूमिन का रोल हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर में। अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर पता ही है कि किसी भी चीज का जैसे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चले जाना, है ना, यानी कि या फिर सॉल्वेंट का डाइल्यूट है सॉल्वेंट, और वो किसकी तरफ चला जाएगा, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे क्यों रिलेट हो रहा है, यह प्रेशर क्या करता है, पानी को ब्लड वेसल में रोकता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही ब्लड वेसल्स में पानी जो होगा वो रोका रहेगा। अगर सोचो एल्ब्यूमिन ही कम हो जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो गया, तब क्या हो जाएगा, टिश्यूज में पानी चला जाएगा, ब्लड वेसल से निकल के हमारे टिश्यूज में पहुंचेगा, और जिससे स्वेलिंग हो सकती है, यानी एडेमा हो जाएगा। तो सबका अपना एक एक, बोलते हैं ना कि पूरा मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है जो बॉडी में चल रहा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी वैसे ही काम कर रहा है। देन उसके बाद देखो, ग्लोब्यूलिन को देखें तो ये भी लीवर में बनता है। इसका रोल किस में है, इम्यूनिटी में, एंटीबॉडी वगैरह की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आपने सुना ही है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजीई, आईजीएम, आईजीजी, वो सब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो इम्यूनिटी को ठीक कर रहे हैं, है ना, इम्यूनिटी को अच्छा रख रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। तो ये हो गया इम्यूनिटी के बारे में, ग्लोब्यूलिन का रोल है। और एंजाइम इनहिबिशन में, यानी कि एंजाइम को इनहिबिट करके काम करना, वो भी ग्लोब्यूलिन करता है। और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होगा तो बहुत सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म चलेगा, ठीक है, ग्रोथ होगी, तो ये सारी चीजें तो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हार्मोन्स को। फिर उसके बाद देखो, फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर दोनों ही बहुत एसेंशियल होते हैं, किस लिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, यानी कि क्लॉट बनवा देते हैं। ठीक है, कोई भी इंजरी हुई है तो देखते हो ना खून कितनी जल्दी बंद हो जाता है, वो इन्हीं फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से। देन उसके बाद देखो, इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट, अभी प्लाज्मा प्रोटीन देखा, अब इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट, तो उसमें आ जाएगा आपका सोडियम, पोटेशियम और भी जो है इनके ग्रुप के वो आ जाते हैं। तो देखो, इनका फंक्शंस क्या होता है, मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी देखो कैल्शियम भी लिख सकते हो आप, जो मसल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में देखो सोडियम पोटेशियम का रोल होता है। सोडियम सेल के अंदर एंटर कर जाए तो बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, नर्व इम्पल्स जो होती है वो और जनरेट हो जाती है, ट्रांसमिशन बढ़ जाता है, मूवमेंट बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि सिग्नल हमारी बॉडी में पहुंच जाता है नर्व्स के थ्रू, तो वहां पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट काम कर रहे हैं। एसिड बेस बैलेंस बना के रखते हैं, सोडियम की मात्रा होगी तो क्या होगा, सॉल्ट वगैरह की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो एसिड बेस भी बैलेंस रहेगा। देन उसके बाद पीएच को मेंटेन, ब्लड का पीएच जो मेंटेन करने में रोल है वो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का ही है, तो वो ब्लड का पीएच मेंटेन रखते हैं 7.35 से 7.45
5 तक एल्कलाइन होता है थोड़ा सा स्लाइटली। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स देखो कौन कौन से हैं। न्यूट्रिएंट्स में हमारा देखो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड आता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, यानी कि इन दोनों से ही मिलके तो लिपिड बनता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी आ रहा है इसके अंदर। तो फंक्शन क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का? ग्लूकोज है देखो यहाँ पे तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अमीनो एसिड है तो प्रोटीन बनेंगे, टिश्यूज प्रिपेयर होंगे, है ना, रिपेयर हो जाएंगे अगर रप्चर हो गए हैं तो, नए सेल्स बनेंगे, सेल मेम्ब्रेन में देखो लिपिड वगैरह होता है तो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन भी होगी, तो अमीनो एसिड भी है तो इन्हीं सबसे तो बनेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेड वाया प्लाज्मा, और ये न्यूट्रिएंट्स जो होता है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हमारे टिश्यूज में कैसे पहुंच जाता है, सेल्स में कैसे, डाइजेशन के बाद थ्रू प्लाज्मा के थ्रू ही पहुंचता है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि ब्लड क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है सेल्स तक, तो ब्लड में भी कौन पहुंचा रहा है, प्लाज्मा पहुंचा रहा है। ठीक है, प्लाज्मा में भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो पहुंचा रहे हैं। फिर ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है प्लाज्मा, वही बात है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी अब क्या होंगे, किडनी की तरफ जाएंगे एक्सक्रीशन के लिए, तो उसको भी प्लाज्मा लेके जाएगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से देखो, यूरिया, क्रेटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये किडनी में जाएंगे, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए, बाहर निकलने के लिए बॉडी से। लीवर में बनते हैं ये भी, ठीक है, जैसे आपका एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन लीवर में फॉर्म हो रहा है, ये भी लीवर में बनते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह। देन उसके बाद हार्मोन्स देखो, हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, डायरेक्ट हमारे ब्लड में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और वो ब्लड ही क्या करता है, फिर सारे टिश्यूज तक पहुंचा देता है। ठीक है, हार्मोन को फंक्शन देखो क्या है, रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया हार्मोन। अब क्या है, एक और गैसेस। तो गैसेस में देखो कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन क्या मोस्टली किसके द्वारा कैरी किया जाता है, कौन लेके जाता है, आरबीसी लेके जाते हैं। ठीक है, आरबीसी के द्वारा हीमोग्लोबिन से, है ना, मतलब कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरी बॉडी में आरबीसी कर रहे हैं, किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के ऑक्सीजन को। फिर CO2 एज अ बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा, CO2 जो होता है वो बाइकार्बोनेट की तरह होता है, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे स्टमक में HCl की मात्रा बढ़ गई तो भाई बाइकार्बोनेट है, तो कहाँ से आया बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा से। ठीक है, तो ये हो गया सारा प्लाज्मा के बारे में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बताना, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लड के सेल्स जो हैं उनके ऊपर भी पढ़ेंगे, एरिथ्रोसाइट्स वगैरह, हेमोपोइसिस कैसे हो रहा है, ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहाँ से हुई है, ओरिजिन कहाँ से है, वो सारा भी हम देखेंगे। नोट्स तो मुझे लगता है आई थिंक इससे ईजी तो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को। सो थैंक यू।